हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, इन सारे चीजों का जो कंफ्यूजन आपके अंदर है वो आज दूर होने वाला है। और आपको समझ में आएगा इसका बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल, रिफ्रैक्शन में आखिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता कैसे है, रिफ्रैक्शंस के क्या टर्म एंड कंडीशन है, रिफ्रैक्शन में क्या रूल होते हैं, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या है, सारी चीजों को आप समझ जाएगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज रिफ्रैक्शन का बेसिक्स क्लास है। अगर रिफ्रैक्शन के बेसिक क्लास को आप मिस किए तो आपको दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहते किसे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। मतलब आप इस एग्जाम्पल को देख रहे होंगे, इस ग्लास को देखिए। इस ग्लास में देखिए एक चम्मच रखा हुआ, तो चम्मच टेढ़ा दिख रहा है आपको। क्या चम्मच टेढ़ा है? नहीं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उससे वो अलग दिख रहा है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में आखिर हो क्या रहा है कि ये बदल जा रहा है। तो ध्यान देना, अगर रिफ्रैक्शन समझना हो तो हम दो चीजें आपको कहेंगे, ध्यान से अगर समझ लीजिएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ऐसे तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, it get deviate from its actual path। deviate का मतलब विचलित हो जाना। तो when light goes from one medium to another medium, it get deviate from its actual path। मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से, एक्चुअल पाथ से विचलित हो जाती है, मतलब बदल जाती है, हट जाती है। इसी प्रोसेस को दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा चीज है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने एक्चुअल पाथ से हट जाता है। जैसे एक ग्लास, आपको बार बार एग्जांपल हम दे रहे हैं कि अगर आप इस ग्लास में देख रहे होंगे तो जो एक्चुअल पाथ जैसा होना चाहिए था वैसा ही दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट, मतलब हम जो देख रहे हैं, जो कुछ प्रोसेस, जो फेनोमेनन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों डेफिनेशन समझ गए तो बहुत अच्छा। तो हम लोग रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा एक फोटो बनाकर समझेंगे। देखो, एक मीडियम को सेपरेट करने वाला एक पृष्ठ लेते हैं। इसके मतलब ऊपर में हो जाएगा रेयर और नीचे में हो जाएगा डेंसर। ठीक है, तो डेंसर हो गया, ऊपर में रेयर। इस सरफेस को हम एमएम डैश भी कह सकते हैं। नहीं कहो, अगर एमएम डैश नहीं कहने का मन है तो आप एक्स एक्स तो कह सकते हो ना। चलो एक लाइट यहां से आए, देखो ऐसा लाइट रे आकर यहां पर इंसिडेंट हुआ, सोर्स था। तब जाना इसको कैसे चाहिए था। अगर नहीं होता तो जो एक्चुअल इसका पाथ है, हम बिना डाइवर्ट किए हुए पाथ समझा रहे हैं, क्या होगा, ऐसा होता। लेकिन अब ये ऐसा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, जैसे ही अब ऊपर में है तो ऊपर में ही रेयर मीडियम है, मतलब हम इसको एयर कह लेते हैं, और नीचे में वाटर। तो ध्यान से देखना, जैसे ही रेयर मीडियम से एयर से वाटर में जाएगा तो अपने एक्चुअल जो पाथ है इसके, उससे वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो डाइवर्ट होकर कहां जाएगा, तो एक बेंड कर जाएगा। किसके? तो टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। अगर पूछा जाए कि ठीक है ऐसा तो हुआ, अगर डेंसर से रेयर जाता तो बस सोचो ना, हम यहां पर एक आईना अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन दूर भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो सुन लो। जब प्रकाश रेयर से, मतलब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है। ठीक है, और जैसे ही विरल से, सघन से विरल में जाता है, विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है।
और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। कॉमन सा चीज है, हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं। लेट्स टेक भीड़ है, अब इस भीड़ में है तो यहां से जब आदमी अगर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर लेट्स टेक एक एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है, चोर है, अब पकड़ा गया मेले में पकड़ा गया, अब पिटा रहा है, तो पिटाने के समय में जब भागेगा वहां से निकल जाए, किसी के पैर से होकर निकल गया तो कैसे भागेगा? रास्ते से दूर भागेगा। यही बात हम कह रहे हैं, तो जाना तो चाहिए था ऐसे इसको, लेकिन रास्ते से दूर हो जाएगा, इधर भागेगा नॉर्मल से। तब आप कहेगा सर क्या ये सही एग्जाम्पल, मतलब यही एग्जाम्पल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको इसलिए बताए हैं कि इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखें तो जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाइएगा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या ये आने वाला है। नहीं, बेसिक कंसेप्ट है। अगर इसको इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरा, इसको अगर 10th वाले भी देखे तो कोई दिक्कत है, 12th वाले भी देखे जिनका बेसिक सही नहीं है फिजिक्स के लिए, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि उनको भी समझ में कम से कम आ जाएगा। छोड़ो, यहां से हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। तो ये तो बातें समझ के सब देखो, आप क्या सोचते हो कि रेयर मीडियम हम बोल रहे हैं, डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, तो रेयर मीडियम किसे कहेंगे, डेंसर मीडियम किसे कहेंगे? तो देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ठीक है अभी आएगा, तो जिसका अपवर्तनांक कम हो, अच्छा जिसका अपवर्तनांक कम हो और रेयर होगा, किसके तुलना में? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो उसके तुलना में। जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि रेयर कौन है और डेंसर कौन है। तो आप कहेगा सर डेंसर का मतलब, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्या डेंसर का मतलब ये होता है कि हम जैसे डेंसिटी जिसका ज्यादा हो वो डेंसर हो जाएगा, और जिसका बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या डेंसिटी से डेंसर और रेयर कहना सही है? बिल्कुल गलत। डेंसिटी से किसी भी मीडियम को आप रेयर और डेंसर नहीं कह सकते हैं, कदापि नहीं कह सकते। अब क्यों? तो सुनो, अगर पेज नंबर आप देखो 319, 317, एनसीईआरटी में पेज नंबर देखोगे 319 और 317, तो आप कहेगा दो पेज क्यों किए? तो हम आपको बता दें, एक इंग्लिश वाला है कि हिंदी वाला है। इंग्लिश वाला 319 317 अगर देखेगा हिंदी वाला तो उसको पता चलेगा एनसीईआरटी में, तो क्या पता चलेगा कि एक वहां नोट लिख कर मेंशन किया हुआ है कि नहीं डेंसिटी के, हम एग्जांपल इसका उदाहरण इसलिए दिए हैं, पेज नंबर आपको इसलिए दिए हैं कि बाय द वे कभी कंफ्यूजन हो या कोई कहे कि नहीं हम डेंसिटी से बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर गारंटी कर देते हैं जिसका डेंसिटी, कहने वाला कह देता है सघन का मतलब क्या होता है, जिसका घनत्व ज्यादा हो। बिल्कुल गलत। सघन माध्यम, जो प्रकाशीय सघन माध्यम है, ऑप्टिकल डेंसर उसे कहते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है दूसरे के तुलना में, और ऑप्टिकल रेयर उसे कहते हैं जिसका अपवर्तनांक कम होता है दूसरे के तुलना में। जब तक तुलना नहीं कहेंगे तब तक नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल रेयर अलग चीजें हैं, और हम लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि डेंसर, तो जो डेंसर हम लोग समझते हैं ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाला अलग चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक तारपीन वायल होता है और वाटर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्टिकल डेंसर और डेंसिटी कि सघन का मतलब घनत्व ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, और ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, तो एयर जो है यहां रेयर मीडियम है और ये वाटर जो है डेंसर मीडियम है। तो आप कहेगा सर तो आप एक काम करो कि पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो कि हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही आप जानने का बात करेंगे तो डेफिनेशन देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, या अनुपात द्वारा अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। तो बहुत आसान हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल, अच्छा निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं, और अपवर्तनांक को एन तथा म्यू दोनों से सूचित कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपवर्तनांक को एन तथा म्यू, मतलब अपवर्तनांक को एन से भी सूचित कर सकते हैं और म्यू से भी सूचित कर सकते हैं। अपवर्तनांक को एन और म्यू दोनों से सूचित कर सकते हैं। तो एक क्लियर चीज हुआ
कि अपवर्तनांक को हम n और म्यू से दोनों सूचित करते हैं, तो सिंपल सा चीज हो गया कि हाँ अपवर्तनांक जो होता है n से भी सूचित होता है और म्यू से भी सूचित तो होता है, u की तरह होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहां तक तो हम समझ चुके हैं, अब इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो गया, तो n बराबर c, तो इसको कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, और cm यहां पर कुछ जगह पर भी लिखा रहता है, कुछ किताबें में भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो आप कहेगा सर एनसीईआरटी में जब भी लिखा है आप भी क्यों नहीं लिख दिए? हम नहीं लिख रहे हैं, सीएम का मतलब हम ले रहे हैं ना माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश के चाल जो होता है निर्वात में उसको सी से, तो एम का मतलब हम मीडियम ले रहे हैं, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। तो सी इक्वल टू कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेगा सर सीएम इक्वल टू भी रख दीजिए, नहीं रख सकते, वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो जाएगा। जब एन दिया रहेगा, सी तो हम जानते हैं ऑलरेडी, तो सीएम निकाल सकते हैं, किसी भी मीडियम का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, जैसे हम आपको बता दें, जब आप 10th में पढ़ रहे होंगे, तो 10th में पढ़ रहे होंगे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5, आप कहेगा सर कांच का अपवर्तनांक 1.5 नहीं, हम तो पढ़े हैं फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी, हम जनरली जो कांच लेते हैं ना उसका अपवर्तनांक 1.5 ही हम लोग लेते हैं, और वाटर का 4/3 उसको 1.33 लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं कॉमनली जो चीजें हम लेते हैं उसमें क्या होता है कि c/cm है, तो n की जगह पर जब हम रख देंगे, c की जगह पर रख देंगे, तो cm मेरा निकल जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स के लिए नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा तो ये बन जाएगा। अब हम लोग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ गए, अपवर्तनांक समझ में आया ना। तो अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक जब हम लोग को समझ में आया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपवर्तनांक क्यों समझाए हैं, इसके लिए तो इसके अपवर्तनांक को, पहले वाले अपवर्तनांक को n1 और दूसरा जो है उसको n2 कह लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को n1 और दूसरे वाले को n2 कहते हैं। अब सुनिएगा, तो इसके नीचे में तो जो अपवर्तन का हम डेफिनेशन बोले हैं उसके नीचे में इस फोटो को बनाना है, और फोटो को बनाने के बाद लिखना है अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो पहला सुनना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो बोलिएगा सर तो ये परावर्तन में पढ़े हैं, बिल्कुल वही बातें पढ़े हैं। याद रखिएगा जो इसके मध्य का इंटरफेरेंस है, जो इसको अलग करता है, सेपरेट करता है दोनों मीडियम पर, उस तल पर ही क्या क्या होता है, इस पॉइंट को ना वो ले लेते हैं। इसका मतलब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो क्लियर हो गया, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहला तो समझा दिया। दूसरा सुनना, दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 2 नंबर में क्या कहते हैं, इसका क्या है तो सुनिएगा, आपतन कोण की जया। अच्छा, मतलब आई, अपवर्तन कोण, अच्छा आपतन, अपवर्तन कोण की जया आर। तो जैसे ही आप देखोगे कि आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया आर कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। बात कॉमन सी चीजें हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, साइन आई बाई साइन आर, अब बराबर जो यहां नियतांक होता है कांस्टेंट, या इसको हम एक और चीज कह सकते हैं n, या इसको कह सकते हैं n2/n1। तो अब आप पूछिएगा सर n2/n1 कैसे कह लेते हैं, तो ध्यान से देखो, और इसको स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम है। अब याद रखना एक चीजें, आप कहिएगा कि सर वो n कैसे लिखें, क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है, n2/n1 लाया जा सकता है। हाँ याद रखना, जब तक उसको नहीं समझोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशन आने वाला है, लेंस मेकर, इसी कंसेप्ट पर बनेगा। अगर नहीं समझोगे, आज की क्लास को आप नहीं देखे होंगे, तो उस दिन आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है लेंस मेकर, ठीक है। आज की क्लासेस बहुत आसान है,
आपको लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल आसान से चीजें समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान सा चीजें आप समझ भी रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यही है जो आपको आगे के लिए बिल्ड करेगा, बनाएगा। तो जैसे ही हम देखते हैं कि N1 में I है, अच्छा तो N1 साइन I, अच्छा N1 साइन I मतलब N1 साइन I, ऐसे तो कहा जाता है कि N1 साइन I कांस्टेंट, फिर N2 साइन, मतलब हम उतना नहीं कर रहे हैं। तो N1 साइन I अब बराबर हो जाएगा आपका N2 साइन I, सॉरी R है वहां आ रहे, तो N1 साइन I अब बराबर N2 साइन R है। तो अब हमारा साइन R जो है इसके नीचे तो आ ही सकता है, N1 इधर जा ही सकता है, तो साइन I साइन R N2 बाई N, इसी को कहते हैं आपका N। तो ये चीजें अब क्लियर हुआ, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। याद रखिएगा N1 साइन I कांस्टेंट होता है, फिर N2 साइन R कांस्टेंट होता है, दोनों की एक जगह करते हैं तब लिखते हैं, वो सब चीजें बिल्कुल के अलग बातें हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना जानो कि हाँ इसी कारण से ऐसे ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपवर्तक सतह प्रूफ करेंगे, लेंस मेकर प्रूफ करेंगे, तो वहां ये चीजें बहुत जरूरी होगा और इसको समझना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। तो ये रहा आपका सेकंड, ये रहा आपका सेकंड जो अपवर्तन का नियम था। तो दो नियम हुए, पहला नियम आप देख चुके हैं, दूसरा नियम आप देख रहे हैं। अब इसके बाद की जो क्लास होंगे उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डील्स करेंगे जो 12th बेसिस की। तो क्या ये 12th बेसिस नहीं था? बिल्कुल 12th बेसिस था। तो चलते चलते एक लास्ट में 1 मार्क्स क्वेश्चन देखते जाइए, 1 मार्क्स क्वेश्चन देखते जाइए जो इसका इंपॉर्टेंट रहा। पूछता है क्या, ए बोर्ड बेस के लिए, 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए हैं जो बोलेंगे अभी। तो पूछता है क्या कि अपवर्तन में क्या क्या परिवर्तित हो जाता है, बदलता क्या क्या है। तो दो चीजें बदलता है, ध्यान से सुनना। एक तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ लाइट बदल जाता है, मतलब लेम्डा चेंज हो जाता है, लेम्डा चेंज हो जाता है। अच्छा, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। दूसरा वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अच्छा, चेंज क्या नहीं होता है? दो को चेंज हो जाता है, वेलोसिटी भी चेंज होता है और वेवलेंथ भी चेंज होता है। कि चेंज क्या नहीं होता है? तो चेंज क्या नहीं होता है ई जानिए। तो चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसको हिंदी में आप क्या कह सकते हो? आवृत्ति। तो आवृत्ति चेंज नहीं होता है। तो कॉमन सा चीजें हो गया। अच्छा, एक चीज और कहा जाए कि हाँ इसको ये मूर्ता कैसे है, लास्ट क्लास तक ये मूर्ता कैसे है, तो ध्यान से सुनिए। जैसे ही ये आता है यहां टकराता है तो इसका स्पीड यहां हाई है, जब इस मीडियम में आता है तो इसका स्पीड कम होता है। तो हाइगेंस के अनुसार जब भी वेव नेचर शो करता है तो वेव ऐसे चल रहा है। तो जब आकर टकराता है वेव, जैसे एक फोटो भी आप लोग देख रहे होंगे, जब वेव टकराता है तो यहां से आकर टर्न हो जाता है, क्योंकि जैसे ही स्पीड में चेंज होता है, जब स्पीड में चेंज होता है, अगर स्पीड में चेंज ना हो, ध्यान देना एक कंसेप्ट जो है लास्ट के, ये आपके 12th के कंसेप्ट हैं। तो जब स्पीड में चेंज होता है, अच्छा स्पीड चेंज होता है, तो स्पीड चेंज होता है तो उसके पाथ बदल जाते हैं। अगर स्पीड चेंज नहीं होता, अच्छा स्पीड चेंज नहीं होता, तो इसके पाथ भी नहीं बदलते। तो ये आप लोगों के लिए कंसेप्ट है जो लास्ट तक देखेगा, इस चीजों को समझेगा, 1 मार्क्स के लिए भी है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो फिर इसके सेकंड रिफ्रैक्शन के सेकंड भाग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु।